Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूँ, आप लोगों को अपनी वीडियोस से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरा चैनल मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ 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 उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हुए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं व्हाट्स द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. So national income is defined as the money value of all final goods and services or the sum of total of factor income produced by the normal residents of a country, whether operating within the domestic territory or outside in the current accounting year. जो नेशनल इनकम है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो मनी वैल्यू जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और जो सम होता है टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, उसकी जो मनी वैल्यू होती है वो जो प्रोड्यूस की जाती है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. इसके बारे में बताऊंगी आपको कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री वेदर ऑपरेटिंग, जो चाहे वो अपने डोमेस्टिक यानी अपनी कंट्री से या उस कंट्री के बाहर से कहीं से भी ऑपरेट करते हैं, तो उस करंट अकाउंटिंग ईयर में तो उन सब का जो सम होता है और उस फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उसकी मनी वैल्यू को नेशनल इनकम कहा जाता है. सो इस डेफिनेशन में जो फर्स्ट पॉइंट हमें दिखता है दैट इज मॉनेटरी एक्सप्रेशन. ओके, मॉनेटरी एक्सप्रेशन. तो नेशनल इनकम को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, एक मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है. ये जो है ये जब ऐड होती है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज के साथ उस कंट्री के ड्यूरिंग दैट ईयर, तो उससे हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं. तो बहुत सारी एक्चुअल में सर्विसेज होती हैं जो उसी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है. तो जब ये ऐड किया जाता है तो इसको हम जो कॉमन हमारा एक डिनोमिनेटर होता है उसको यूज़ करना नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है. दूसरी इसमें बात हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एज यू ऑल सी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो फाइनल यूज़र जो यूज़ करेगा उसको उसके लिए बिकने बेचने के लिए वो रेडी होते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर. सो फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो जो बेचे गए हैं फाइनल यूज़र को यूज़ करने के लिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर. सो फाइनल गुड्स और सर्विसेज वो है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के लिए रेडी है. एंड वो प्रोड्यूसर जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें हो चुका है पर वो रीसेल के लिए नहीं है. तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली, लाइक कोई भी फूड आइटम है, कपड़ा है, वो फाइनल गुड्स हैं. तो और जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं. उसको हम उस चीज़ के यूज़ से उस चीज़ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, तो दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स. और एक गुड्स होते हैं दैट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होता है वो गुड्स होते हैं जो अभी तक प्रोड्यूसर ने यूज़ किए गए हैं एंड वो अभी जो फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर हैं, बट फाइनल यूज़र्स फाइनल कंज्यूमर्स के लिए वो मार्केट में अभी नहीं आया है. तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. सो नेशनल इनकम को मेजर एक्यूरेटली मेजर करने के लिए क्या है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज उस पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं वो एक ही बार काउंट की जाएगी, बट नॉट मोर देन वंस. उसको हम एक ही बार काउंट कर सकते हैं, बहुत बार काउंट नहीं कर सकते. तो कितने कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं जो
बहुत सारे प्रोडक्शन की सीरीज़ के स्टेजेस से गुजरते हैं एक मार्केट में पहुंचने से पहले। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो अ, जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसको आगे खरीदते बेचते हैं, मतलब ऐसे उसको बहुत बार उसका प्रोसेस चलता है। तो जैसे कोई अ, बेकरी की शॉप है तो उसमें से जैसे जो कोई मिल है जिसमें आटे की मिल है, वो क्या करेगी, वो फ्लोर जो बेचेगी बेकरीज को, और बेकरी उसको फ्लोर को यूज़ करेगी ब्रेड बनाने के लिए। तो हम उसको कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए कि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने की। सो जो नेशनल इनकम काउंट की जाती है वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे की जाती है, और इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उसमें से एक्सक्लूड किया जाता है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होती है फाइनल प्रोडक्ट्स में, जो कंज्यूमर यूज़ करने के लिए परचेज करता है मार्केट से। कभी कभी क्या होता है कि नेशनल इनकम को काउंट करने में डबल काउंटिंग एक एरर आ जाती है। ये तब अराइज होती है कि जब हम टोटल जो आउटपुट है सारे सेक्टर्स का, उसको भी इकोनॉमी में ऐड अप करते हैं, इंस्टेड ऑफ जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट है उसको ऐड करने की बजाय। इसमें क्या है कि जो हम इस प्रॉब्लम को इसलिए तब सॉल्व कर सकते हैं जब हम डबल काउंटिंग को तभी यूज़ करें जब फाइनल गुड्स और सर्विसेज मार्केट में आ जाएं। जब हम नेशनल इनकम को जब काउंट करते हैं तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे ही हमें उस प्रोडक्ट पे काउंट करना चाहिए। तो इस तरह हम डबल काउंटिंग की एरर से बच सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो जो इंक्लूड करती है किसी भी वैल्यू है जो ब्रेड की, उसको वो काउंट करेगी, पर उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगा है उसको वो काउंट नहीं करेगी। क्योंकि जो मटेरियल जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसका ऑलरेडी वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज में ऐड हो चुका है। तो इसीलिए नेशनल इनकम को काउंट करते समय हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को काउंट करना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को काउंट नहीं करना है। तो इस तरह हम डबल काउंटिंग के एरर से बच सकते हैं। नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का। तो फ्लो जो है वो एक क्वांटिटी है जो मेजर होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो नेशनल इनकम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फ्लो वेरिएबल्स को जो इकोनॉमिक्स में वो काउंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें ये बताता है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे कितना जो इस इकोनॉमी में पर यूनिट ऑफ टाइम कितना रुपी फ्लो कर रहा है, और कितना उससे हमें नेशनल इनकम को हम कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ओवर 1 ईयर। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है नेशनल इनकम में उस कॉन्सेप्ट पे अपना कंसंट्रेट करते हैं। सेकंड इसमें एक है कि करंट आउटपुट, जो एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाला है नेशनल इनकम में, कि नेशनल इनकम को मेजर करते समय जो वैल्यू है वो करंटली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज की काउंट की जाएगी। मतलब इसको हम इसमें से हम जो एक्सचेंज है, ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल असेट्स का जो पर सेल और परचेज है, या ट्रांसफ़र पेमेंट, इनको हम बिल्कुल एक्सक्लूड करते हैं। क्योंकि जो एक्सचेंज है, मतलब हम क्या करते हैं कि अ, जो ये सेकंड हैंड सेल है, या कोई अपनी गाड़ी, ऐसे कोई किसी ने सपोज एक कार है उसके पास, अब उसने उसको सेल किया, तो दूसरे ने उसको परचेज किया, तो उससे हमें क्या है कि वो नेशनल इनकम से उसको हमेशा हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो सेल है ये करंट प्रोडक्शन को कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इससे नेशनल इनकम का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसमें ऑलरेडी जो जो कॉस्ट थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, या उस समय इसके मार्केटिंग की, वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में एक बार काउंट हो चुकी है। तो इस वाली जो प्रोसेस है इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना जो काउंटिंग है, अपना जो जितना भी इसके ऊपर इंटरमीडिएट गुड्स का जो खर्चा आया जो है, वो सब ऑलरेडी एक बार नेशनल इनकम में काउंट हो चुका है। और इसी तरह हम फाइनेंशियल जो असेट्स हैं लाइक बॉन्ड्स और शेयर, इसके भी सेल और परचेज को हम एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि एसेट जो ट्रांजैक्शन है ये डायरेक्टली करंट प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं होते। ये जो कोई ये पेमेंट किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं
कि एक परचेसिंग पावर जो उसको ट्रांसफ़र किया गया है और एक ओनरशिप राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र हुआ है। इसी तरह सेम ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं उसको भी हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो एक यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं जिसका कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज में कोई भी मतलब यूज़ नहीं है, और ये करंट पीरियड में कुछ भी इससे रिटर्न नहीं आता है। तो जो रेसिपेंट्स हैं इस ट्रांसफ़र पेमेंट के, उनका करंट प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। अब इसमें हमने एक और पॉइंट पे बात किया था फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम वो पेमेंट है जो कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट, जो भी कोई फर्म हो कि वो हाउस होल्ड को उस फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करने का पेमेंट दे रही है, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर इनकम को हम बहुत ऐसे क्लासिफाई करेंगे कि जो एम्प्लॉय हैं उनका जो कंपनसेशन दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। मतलब उन्होंने उस प्रोडक्शन में अपनी सर्विसेज दी हैं, तो उसके लिए हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक जो कोई ओनर है उसने अपनी लैंड या अपना कोई भी यूनिट रेंट पे दिया है, तो जो इनकम उसको मिल रही है रेंट के थ्रू दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। एक इंटरेस्ट को भी हम फैक्टर इनकम में काउंट करते हैं। जो कोई भी हाउस होल्ड है वो अपने जो कैपिटल उसने किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट में लगाया है, उसमें जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है वो भी फैक्टर इनकम में काउंट होता है। और द लास्ट वन इज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी जो जो हाउस होल्ड अपने किसी भी एंटरप्रेन्योर स्किल के थ्रू किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में दे रहा है और उससे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो जो फैक्टर इनकम है वो ट्रांसफ़र इनकम से डिफरेंट है, क्योंकि जो फैक्टर इनकम है वो एक अर्न इनकम है, और ट्रांसफ़र इनकम जो है वो एक अनअर्न इनकम है। मतलब ट्रांसफ़र इनकम किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, किसी भी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए रिवॉर्ड नहीं मिला है, इसीलिए ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। सेकंड हम इसमें बात करते हैं, एक और पॉइंट है इसमें नॉर्मल रेसिडेंस। तो नॉर्मल रेसिडेंस क्या है? नॉर्मल रेसिडेंस वो होते हैं जो ऑर्डिनली उसी कंट्री में रिसाइड्स करते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के सेंटर पे लाइज करता है, उसी कंट्री के फ़ायदे के लिए, उसी कंट्री के सराउंडिंग एरिया में, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो उनका इंटरेस्ट रहता है, जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो वहीं के लिए प्रॉपर होता है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक आदमी उस जिस कंट्री में 1 साल और उससे ज़्यादा वो रहता है, वो उस कंट्री का एक रेसिडेंस ये बन जाता है। तो वो चाहे वो आदमी उस कंट्री का मतलब सिटीजन हो और चाहे ना हो। और जो एक ऐसा आदमी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही रहता है और वो अपनी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है, वो उसी कंट्री के लिए करता है, तो उसको भी हम नॉर्मल रेसिडेंस बोलते हैं। सो व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी रिफ़र करती है किसी भी जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री उस कंट्री की जो फॉरेन एम्बेसीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड करती है, चाहे वो उस टेरिटरी के अंदर ही हो और चाहे वो उससे बाहर हो। तो वो बस इंक्लूड करेगी जो जितनी भी जो भी उस जोग्राफिकल टेरिटरी के कंट्री के अंदर जो लोकेटेड हैं, उनको वो इंक्लूड करती है अपने में। सो व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी रिफ़र करती है कि जो वो जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की, और वो उसमें से एक्सक्लूड रखती है फॉरेन एम्बेसीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है या यूएन है, इसके इन सबको उससे अवे रखती है, चाहे वो उसी जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर लोकेट हो। और वो इंक्लूड करती है अपनी एम्बेसी को जो चाहे वो उस जोग्राफिकल टेरिटरी के बाहर भी लोकेटेड हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। तो इसको जो इनकम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम।
तो जब हम किसी भी जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तब हम उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और जब हम नेशनल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो हम उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जो भी वो जो डोमेस्टिक हो या नेशनल इनकम हो, इसमें हम 4 बेसिक एलिमेंट्स उसके अंदर रहते हैं। तो वो 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इन्हीं चारों के बेस पे हम देखते हैं कि वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में इनकम हम काउंट कर रहे हैं या नेशनल कॉन्सेप्ट में हम वो इनकम को काउंट कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम है कि इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो जो डोमेस्टिक इनकम है वो उस इनकम को हम काउंट करते हैं जो ये चारों फैक्टर को काउंट करके जो जनरेट होती है उस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये इनकम कौन जनरेट कर रहा है, वो नॉर्मल रेसिडेंस है कंट्री का या नॉन रेसिडेंस है। और जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल इनकम है वो इन सारे चारों फैक्टर के जो इनकम है उसको काउंट करके बनाई जाती है कि ये एक नॉर्मल रेसिडेंस उस कंट्री का है, अ, उसके द्वारा जनरेट की गई है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो जो नॉर्मल रेसिडेंस है वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही रह रहा है या उसके बाहर भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जैसे अब पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा जब मैंने बात की थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें क्या था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने बात की थी इंडिविजुअल मार्केट की, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने बात किया था वो बात किया था हमने सर्कुलर फ्लो का। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं, बहुत सारी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और इन सारी एक्टिविटीज़ से वो जो कैरी करते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से। तो इसमें क्या है कि ये एक दूसरे से एक के बाद ये सर्कुलर फ्लो ही है जो फ्लो करके ये इनकम इससे ऐसे फ्लो करती है। तो जैसे सब वी ऑल नो अबाउट दिस कि अभी मैंने बताया पिछले भी कि नेशनल इनकम है वो है एक फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बहुत एवरी ईयर बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं जो नेशनल इनकम को राइज देती हैं, उसको ऊपर बढ़ाती हैं। तो जो ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके, तो जो प्रोड्यूसर है वो परचेज करते हैं ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो नेशनल इनकम है और जो उसका आउटपुट जनरेट होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है फैक्टर इनकम जो उस फैक्टर्स के ओनर हैं और जो उस प्रोडक्शन में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जितना भी इनकम अर्न की जाती है और जनरेट की जाती है उसमें जो जो स्पेंड होता है इसे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए किसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स द्वारा, तो ऐसे प्रोडक्शन जो है वो इनकम को राइज देते हैं, और इनकम जब राइज होती है तो एक्सपेंडिचर राइज होता है, और जब एक्सपेंडिचर राइज होता है तो इनकम अगेन राइज होती है। तो ये एक इकोनॉमी गुड्स और जो सर्विस और फैक्टर है ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से अटैच रहते हैं और एक्सचेंज करते रहते हैं बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स लाइक कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है या हाउस होल्ड हो सकता है। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज और जो फैक्टर सर्विसेज हैं ये प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल के बीच में ही घूमती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं इन इकनॉमी। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन के लैंग्वेज में देखेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ पेमेंट है और जो गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं और जो फैक्टर सर्विसेज है उसके बीच में ही ये फ्लो करता रहता है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।
तो जो नेशनल इनकम का जो नेचर है वो बाय नेचर इट्स अ सर्कुलर नेचर। तो ये कांस्टेंट फ्लो होता है इनकम में और एक्सपेंडिचर बिटवीन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो इनकम है वो प्रोडक्शन यूनिट्स द्वारा क्रिएट की जाती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो इनकम फ्लो है वो प्रोडक्शन यूनिट द्वारा क्रिएट किया जाता है, दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, जो उस फैक्टर के ओनर हैं या कोई हाउस होल्ड है जिन्होंने उस प्रोडक्शन यूनिट को अपना जो फैक्टर है वो किसी ना किसी फॉर्म में दिया हुआ है प्रोडक्शन के लिए। सो इनकम जो है इस इन दिस वे इनकम फ्लो करती है इन अ सर्कुलर वे में अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। So there is two types of flow in an economy. One is real flow and the second one is money flow. What is the real flow? जो real flow है वो consist करता है flow of factor services and flow of goods and services among different sector of an economy. कि रियल फ्लो को हम जब काउंट करेंगे तो हम ऐसे ही काउंट करेंगे कि कितनी फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ है और कितने गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हुआ है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। और जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो कंसिस्ट करती है फ्लो ऑफ मनी इनकम्स फॉर फैक्टर सर्विसेज सच एज जो मिलता है मनी है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी फ्लो जो है वो कंसिस्ट करती है कि कौन कितनी मनी इन चारों फैक्टर्स में फ्लो हुई है और कितना मनी स्पेंड किया गया है ऐसे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड मनी फ्लो। तो जैसे मैंने अभी बात किया कि डिफरेंट सेक्टर्स, तो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। तो फर्स्ट होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर है ये किसी भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स का मेन ओनर होता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये अपनी सर्विसेज को इन फैक्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसर जो चाहिए होता है उस पर सेल करते हैं और रिटर्न में ये क्या रिसीव करते हैं, इनकम। तो ये अपने जो इनकम का है एक लार्ज पार्ट स्पेंड करते हैं इन परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और सेकंड इसमें है बिजनेस सेक्टर्स और फर्म्स। तो बिजनेस सेक्टर्स क्या है कि बिजनेस सेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर और फर्म ये एक दूसरे से इंटरचेंज करते रहते हैं। ये हायर सर्विसेज जो फर्म्स हैं वो सर्विसेज हायर करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से टू प्रोड्यूस कोई भी कमोडिटी को, एंड बाद में ये जो हाउस होल्ड है किसी और फर्म के उसको ये सेल करती हैं, और या तो गवर्नमेंट को या और किसी और कंट्री को। तो जो फर्म्स हैं वो जो इसमें प्रिंसिपल बायर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स को परचेज करने के लिए, और किसी भी कमोडिटी के मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो इसको हम लेते हैं कि इन सेंस ऑफ जनरल गवर्नमेंट, इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को। तो जनरल गवर्नमेंट क्या है कि अपनी जो इनकम का जो लार्ज पार्ट है वो टैक्स इम्पोज करता है हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर्स पे इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर और फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से बाय करते हैं तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। और कुछ एक फैक्टर सर्विसेज जैसे फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे पुलिस है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, दी ऑल आर फ्री। बट बहुत सारी चीज़ों में उनको टैक्सेस। लास्ट है इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है कि जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उनके बीच ट्रांजेक्शन सिर्फ उन्हीं के बीच में नहीं रहता बल्कि और कंट्रीज़ के साथ भी रहता है। तो जो कोई कंट्री को हम गुड्स एंड सर्विसेज अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो सिमिलरली हम उन किसी किसी कंट्री से गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट भी करते हैं। तो इस सेम वे में क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज जो मूव करती हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री मूव कर जाती है, और किसी भी कंट्री कोई भी कंट्रीज़ को जो परचेज़ करती है फैक्टर सर्विसेज से वो किसी और कंट्री से उसको परचेज़ करती है। तो दीज फोर आर द इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करते हैं सिंप्लीफाइड वे में तो हम उसमें चार मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला मॉडल है टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
तो इस मॉडल में क्या किया गया है कि इसमें हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड टू सेक्टर ऑफ मॉडल को हमने इसमें कंसिस्टिंग किया गया, जिसमें एक हाउस होल्ड और एक फर्म है। तो एक हम इमेजिन करेंगे एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, और ये फैक्टर सर्विसेज को वो फर्म्स को सेल करती है, एंड इन द जो रिटर्न में वो क्या रिसीव करती है, मनी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये मनी जो पेमेंट है ये फर्म हाउस होल्ड को पे करती है इन, और जो उसका एक्सपेंडिचर और फर्म एंड फैक्टर इनकम पे हाउस होल्ड से हुआ उस पर कॉस्ट, उसमें वो कॉस्ट अपना अरेंज करती है, अपना उसको रिकर करती है। सो टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दिस मॉडल, ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखोगे कि जो ये ऊपर वाला जो लूप है उसमें क्या है कि जो हाउस होल्ड है वो अपने फैक्टर्स को फर्म को दे रहा है, जिसमें ये आप देखोगे कि फैक्टर सर्विसेज का जो फ्लो है वो हाउस होल्ड से फर्म को जा रहा है। ये जैसे ये एरो समझ में आया, तो हाउस होल्ड से फर्म्स को उन्होंने अपना फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हुआ, और उसी में जो फर्म है उसने क्या किया, अ, उसने अपनी जो इस फैक्टर सर्विसेज का जो फ्लो है वो, सो टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दिस मॉडल, इसमें हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें आप जब देखोगे कि जो आउटर लूप है उसमें हाउस होल्ड से जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है वो फर्म को जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। और जो फर्म है इन रिटर्न में क्या करती है कि मनी जो है वो फ्लो करती है फर्म से हाउस होल्ड पे, तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। So, to better understand of this model, we can go through this diagram. तो इसमें आप देखोगे कि जो हाउस होल्ड से फ्लो है फैक्टर सर्विसेज का वो फर्म्स में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। और रिटर्न में फर्म से मनी है जो वो हाउस होल्ड पे जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज क्या है कि हाउस होल्ड से फर्म ये राइज देता है रिवर्स मनी फ्लो को फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो जो लोअर लूप है उसमें देखोगे आपकी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है फर्म से वो फ्लो करती है फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। ठीक है, जो फैक्टर सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की गई है गुड्स और सर्विसेज वो फर्म से हाउस होल्ड पे फ्लो करती है, और सेम जो हाउस होल्ड से मनी का फ्लो है वो फर्म पे जा रहा है। तो ये हुआ रियल फ्लो और ये मनी फ्लो। सो इसमें क्या है कि गुड्स और सर्विसेज जो फर्म से हाउस होल्ड पे जाती है वो मनी फ्लो को राइज करती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। तो पहले में देखा कि रिवर्स मनी फ्लो हो रहा है, और इसमें कि फर्म से हाउस होल्ड पे जा रहा है, और सेकेंड लूप में हाउस होल्ड से फर्म पे जा रहा है। तो जो टू सेक्टर मॉडल है विदाउट सेविंग, उसमें क्या है कि हाउस होल्ड अपनी जितनी भी इनकम है वो कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूस को बाइंग करने में निकाल देता है जो किसी भी फर्म द्वारा प्रोड्यूस की गई है, और जो फर्म है वो सारी मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो उसने कलेक्ट की है फ्रॉम द सेल ऑफ देयर, जो उसके प्रोडक्ट्स थे उसको हाउस होल्ड को सेल करने पे जो उसने मनी अर्न की थी उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने फैक्टर इनकम को परचेज करने के लिए। तो ये द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो हाउस होल्ड है अपनी वो सारी इनकम है वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में निकाल रहा है फ्रॉम द फर्म्स, जो और जो टोटल मनी रिसीव हुई है फर्म को वो भी इक्वल हो जाती है टू द टोटल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। तो इसीलिए इसी तरह जो टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड की है वो इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म्स जो फैक्टर सर्विसेज को उससे परचेज कर रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड ने रिसीव की है वो फर्म को पास ऑन हो जाती है, जो और एवरीथिंग जो फर्म ने रिसीव की है वो भी पास बैक टू हाउस होल्ड होती है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यू करता है टू ऑपरेट एट अनचेंज लेवल को, वो लेवल कभी अनचेंज नहीं हो चेंज नहीं होता, वो अनचेंज ही रहता है। तो इस एक अदर वर्ड में हम कहेंगे कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक्विलिब्रियम है।
तो इन जो सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे कि जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फर्म्स ने किया है इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स, और जितनी भी जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम हाउस होल्ड ने अर्न की है वो इक्वल हो जाती है फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स, और जितनी भी इनकम फर्म ने अर्न की है वो भी इक्वल हो जाती है एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। अब दूसरा मॉडल जो इसमें है वो है टू सेक्टर मॉडल विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो पहला मॉडल था उसमें हमने एज्यूम किया था कि जो भी हाउस होल्ड है अपनी सारी इनकम वो स्पेंड कर देता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस, जो फर्म द्वारा प्रोड्यूस की गई है उसको खरीदने में, और जो फर्म है अपनी सारी जो रिसीप्ट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हाउस होल्ड को एज फैक्टर इनकम। बट इस रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कोई भी जो लोग हाउस होल्ड है अपनी सारी इनकम को कंजम स्पेंड नहीं करता कंजम्पशन पे, जबकि उसमें से वो कुछ पार्ट बचा के रखता है, चाहे वो अपने ओल्ड एज के लिए हो या किसी फ्यूचर एक्सपेंडिचर को, जो उसके फ्यूचर में कोई एक्सपेंडिचर आ सकता है उसको मीट करने के लिए। तो जो भी इनकम है जो हाउस होल्ड स्पेंड नहीं करता है कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज पे, उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग। सो इसको हम अज्यूम करते हैं कि जो भी सेविंग है हाउस होल्ड द्वारा की गई है उसमें क्या है कि जो एक्ट ऑफ सेविंग है हाउस होल्ड क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बाय द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, और जो उसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको भी। तो जो हाउस होल्ड रिसीव करता है इनकम जो फर्म से, उसको पास बैक करता है ओनली अ पार्ट, कि जिससे उसको कुछ एक पार्ट वो फर्म्स को पास ऑन करता है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि जो सेविंग है रिप्रेजेंट करती है अ सॉर्ट ऑफ विड्रॉल और लीकेज ऑफ एक्सपेंडिचर। जो विड्रॉल और लीकेज क्या होता है कि वो ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जो विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम में। और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिफर करता है ऐसे एक्सपेंडिचर को जो गुड्स ऑफ जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स पे लगाता है विद द हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो मतलब कि जो एक्सपेंडिचर हैं उन जैसे प्लांट मशीनरी, ये क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो किसी भी प्रोड्यूस चीज कंजम्पशन, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो अदर प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं उन पे जो कोई भी फर्म या कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसे जो कैपिटल गुड्स हैं ये परचेज नहीं किए जाते कंज्यूमर द्वारा, बल्कि ये सिर्फ फर्म्स परचेज करती है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। तो इसमें हमने एक नया चीज़ ऐड किया है, दैट इज़ कैपिटल मार्केट। तो इसमें क्या है कि जो इनकम है हाउस होल्ड की वो फ्लो करती है फर्म्स में इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एंड जो इनकम है वो फ्लो करती है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, जो इंडिकेट किया गया है एस। एस इज इंडिकेटेड बाय सेविंग और आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो जो इनकम वो जो हाउस होल्ड है उसकी इनकम जो सेविंग इनकम थी उसने क्या किया, वो कैपिटल मार्केट में फ्लो कराई, और जो ये सेविंग फ्लो हुई फर्म के थ्रू, वो क्या हुआ कैपिटल मार्केट में जो फर्म को उन्होंने किया वो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट किया। तो दिस इन्वेस्टमेंट जो फ्लो है उसको शोन किया गया बाय द लेवल ऑफ आई। तो ये इसको ये इम्पॉर्टेंट है कि जब अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो एक्विलिब्रियम है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा फर्म का वो भी इक्वल होगा टू द सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कि जो सेविंग है ये एक लीकेज फॉर्म है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, एज अ रिजल्ट जिससे लेवल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, गिर जाता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि ऑन द अदर हैंड ये लीड इंक्रीज करता है लेवल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। जैसे जिससे इक्वलिटी जो होती है बिटवीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम है ये रिजल्ट करता है कि सेविंग एक इक्वल एक्सपेंशन होना चाहिए ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, जिस रिजल्टिंग जो इन्वेस्टमेंट का एक्ट है उसका जो रिजल्ट है, और सेविंग का जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल ऑफ इनकम है वो सेम रहना चाहिए। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वो क्या होती है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या किया जाता है, ये फर्म
द्वारा अंडरटेक किया जाता है, और सेविंग होती है वो लार्जली किसके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड के। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कभी कभी इकोनॉमी में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो इनकम फ्लो डिक्लाइन हो जाता है, और जब इनका इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा हो जाता है तो इनकम फ्लो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है इसमें थ्री सेक्टर मॉडल, मॉडल विद द गवर्नमेंट सेक्टर। तो अभी तक हमने दो सेक्टर को लेके ही किया था, हाउस होल्ड और फर्म। अब हम इसमें थर्ड सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या है, थ्री सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, इससे क्या होगा कि ये एक बहुत ही रियलिस्टिक मॉडल बनेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इकोनॉमिक फंक्शंस में एक वाइड वैरायटी प्ले रोल प्ले करती है इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो इसमें क्या है कि नीड जो एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसको इंक्लूड करने से क्या होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की एक्टिविटी हमें पता चलेगी। और जो इसमें क्या है, इसमें थ्री मेजर एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट की इन द सर्कुलर फ्लो, उसमें क्या है, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज़ एंड फैक्टर सर्विसेज, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स। जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज करती है वो सब दोनों पे, हाउस होल्ड और फर्म्स पे। और इस टैक्स से जो उनको इनकम होती है, पर्सनल टैक्स और कमोडिटी टैक्स, इनकम टैक्स और इंडिविजुअल और जो इनडायरेक्ट टैक्स, उससे क्या है कि जो गवर्नमेंट को इनकम गेन होती है। तो इससे क्या है कि इनकम फ्लो जो गवर्नमेंट का है वो कंटिन्यू होता है थ्रू टैक्सेस जो हाउस होल्ड और फर्म पे करते हैं। और गवर्नमेंट है जो एज फर्म्स पे भी टैक्स पे फर्म लगाती है, कॉरपोरेशन टैक्स है, और बहुत सारे टैक्सेस फर्म पे भी लगाए जाते हैं। तो क्या है कि जो फर्म की अर्निंग है, इस टैक्स जो वो कॉर्पोरेट टैक्स में देता है, वो टैक्स जो माइनस करने के बाद उसकी अर्निंग को तब काउंट किया जाता है। तो ये इनकम फ्लो में राइज देती है फ्रॉम फर्म्स टू द गवर्नमेंट। तो जो इनकम फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड और फर्म से जो गवर्नमेंट में जाता है वो किस किस फॉर्म में जाता है, टैक्स फॉर्म में। और जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी मनी कलेक्ट होती है थ्रू टैक्सेस उसको स्पेंड करती है इन डिस्चार्ज जो वेरियस फंक्शन इन द इकोनॉमी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारे जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, उन सब में गवर्नमेंट उस जो टैक्स से इनकम कलेक्ट होती है वो उस पर स्पेंड करती है। जो गवर्नमेंट है वो जो अपना पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू स्पेंड करती है इन परचेसिंग फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड और से परचेज करती है, और उससे जो पेमेंट आता है उनको इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज के फॉर्म में उनको प्रोवाइड करवाती है। तो जो गवर्नमेंट है वो होल रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मार्क फर्म से बाय करती है, और उनको पेमेंट देती है इन पेमेंट इन टर्न में। तो जो गवर्नमेंट है वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से बाय करती है और गुड्स और सर्विसेज फर्म से बाय करती है। तो अकॉर्डिंगली इनकम जो फ्लो है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर सर्विसेज एंड कमोडिटीज। सो इस मॉडल को हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि ये वाला तो हम पहले समझ ही चुके हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर है वो जो हाउस होल्ड और फर्म में है वो क्या है, मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों ही हैं। लेकिन जो ये फिगर जो दिखा रहा है कि जो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच जो फ्लो है दैट इज़ ओनली मनी फ्लो एज वेल एज बिटवीन गवर्नमेंट और फर्म्स, क्योंकि जो क्या है कि फैक्टर पेमेंट्स और जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड पे जा रहे हैं और हाउस होल्ड से गवर्नमेंट पे टैक्सेस जा रहे हैं। सेम विथ फर्म्स कि जो फर्म से गवर्नमेंट से जो फर्म पे जा रहा है दैट इज़ गवर्नमेंट परचेजेस एंड सब्सिडीज़, और जो फर्म्स में गवर्नमेंट में जा रहा है दैट इज़ टैक्सेस। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रियल फ्लो है फ्रॉम एंड टू द गवर्नमेंट, इसमें ये शो करता है कि ओवर क्राउडिंग ना हो, इसीलिए इसमें हमने ये शो किया है कि सिर्फ मनी फ्लो होता है गवर्नमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड एज वेल एज गवर्नमेंट एंड फर्म्स। सो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ थ्री सेक्टर, इसकी होती है एस प्लस टी प्लस इज इक्वल टू आई प्लस जी। एस प्लस टी इज मीन्स कि सेविंग प्लस टैक्सेस, जो उसमें प्लस करेंगे इनकम इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। तो ये इसको जो थ्री सेक्टर मॉडल है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी बोला जाता है।
क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। सो लास्ट मॉडल है हमारा 4 सेक्टर मॉडल, मॉडल विद द फॉरेन सेक्टर। तो जैसे 3 सेक्टर मॉडल में हमने देखा कि उसको हमने बोला क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड इंगेज नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। पर जो एक्चुअल इकोनॉमी है जो हमारी कंट्री की, दैट इज़ ओपन इकोनॉमी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी प्रेजेंट इकोनॉमी में। तो ओपन इकोनॉमी में क्या है कि इसमें इंटरनेशनल जो ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज का, वो इंगेज करता है। तो हमें क्या है इस अपने मॉडल में, वी हैव टू इंक्लूड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इन आवर मॉडल टू मेक इट रियलिस्टिक मॉडल। एक रियलिस्टिक मॉडल हमें अगर दिखाना है तो हमें फॉरेन सेक्टर को अपने मॉडल में इंक्लूड करना ही होगा। तो जो 4 सेक्टर मॉडल है वो कंप्राइज करता है हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज नोन एज एन ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ओपन इकोनॉमी में, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सी एक डायग्राम के थ्रू। तो इसमें आपने से ऑलरेडी यू सॉ कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है और हाउस होल्ड और ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो भी इनकम फ्लो है वो एक काउंटर पार्ट होता है कि रियल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये होता है थ्रू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो भी अब्रॉड से चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं उनको परचेज करता है और पेमेंट देता है फॉरेन सेक्टर को। ऑन द अदर हैंड हाउस होल्ड जो सेक्टर अपना जो भी सर्विसेज दे रहा है वहाँ पे, उसमें वो फॉरेन रेमिटेंस रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे कोई अगर आदमी बाहर काम कर रहा है और उसको वो वहाँ से जो भी उसको सैलरी मिल रही है, जो वेजेस मिल रहा है, उससे वो अपनी जो फैमिली इंडिया में है उसको रन कर रहा है। तो इसी तरह जब वो अपनी, क्योंकि वो अपने एक फैक्टर है उसको वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है, उससे उसको फॉरेन रेमिटेंस मिल रहा है। और इसी तरह वो जो कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन अब्रॉड से यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है उसको वो खरीद के जो पेमेंट कर रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज़ ये एक मनी फ्लो और रियल फ्लो इसमें हमारा शो करता है। सेम विथ फर्म्स और बिजनेस सेक्टर में क्या है कि जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं टू फॉरेन कंट्रीज, तो हम उसमें जो पेमेंट रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसीप्ट और जो फॉरेन करेंसी में, और जो भी एक्सपोर्ट होता है उसके हम जो परचेज करती है कोई भी बिजनेस कंपनी या बिजनेस सेक्टर। और सेम विथ कि वो जब अपना कोई भी सर्विसेज अपना कोई भी बाहर इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें जो उनको जो रिसीव मिलती है वो फॉरेन करेंसी में मिलती है। तो इसी तरह बिजनेस सेक्टर में भी ये फ्लो चलता रहता है कि बिजनेस सेक्टर जो इंडियन है वो अब्रॉड में अपनी सर्विसेज अपना जो भी सामान है, जो भी अपना प्रोडक्शन है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एक्सचेंज चलता है, तो इस तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारे इकोनॉमी में इंक्लूड होता है। इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर? S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स, यानी सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट और इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट। तो ये इक्विलिब्रियम शो करता है 4 सेक्टर मॉडल का। इट मी यू कैन से दैट ओपन इकोनॉमी मॉडल भी हम 4 सेक्टर मॉडल को कहते हैं। So this was the description of our 4 model of सर्कुलर फ्लो। तो जो इम्पोर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वो ये है कि जो जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम है ये हम बहुत इजीली व्यू कर सकते हैं थ्रू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर।
तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो इकोनॉमी है वो कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, कैसे उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, कैसे हमारी कब कब हमारी इकोनॉमी राइज करती है, कब हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये एक ओवरव्यू देता है इंटरेक्शन का बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। और एक जो फ्लो है ये हमें डिटरमाइन करवाता है द साइज ऑफ इनकम। इससे पता चलता है कि कितना हमारा इनकम मेजर करने के लिए हमारे नेशनल इनकम का इस समय हमारा ग्रोथ है कि हम लोग उसमें फॉल करा है। और जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी है ये कंडीशन दिखाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो करता है, ये स्पेल आउट करता है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है किसी भी इनकम का वो इकोनॉमी में कैसा है और कैसा होना चाहिए। So guys, this was my video on national income and circular flow of income. So hope you like my video. So please like and subscribe my channel. Till then, bye bye. Take care.